हैं कि कोई अगर तुम लोगों की कोई क्वेरी हो तो उसको क्लास में पहले उसको रख लो। कल की सर बुध उसमें बताया गया है सर एग्जाम होंगे या नहीं? एग्जाम ना होने के पूरे पूरे चांस हैं। बीए सेकेंड ईयर के की परीक्षाएं ना होने की पूरी पूरी संभावना है। विशेष परिस्थितियों में परीक्षाएं हो भी सकती हैं। आज की जो कोविड की अपडेट है उत्तर प्रदेश की, उसमें खुशी की बात यह है कि 2 जनपदों में कोविड का कोई केस नहीं मिला है और बाकी 16 जनपदों में जो भी कोविड के केसेस हैं वो 10 की संख्या से कम है, मतलब इकाई में है। बाकी जो जिले हैं उन जिलों में कोविड के केसेस जो हैं वो 2 अंकों में हैं। केवल 4 जिले ऐसे हैं जिसमें लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद और एक कोई और जनपद है। इन 4 जनपदों में अभी भी कोविड से 100 से अधिक केसेस हैं। बाकी जगहों पे अब कोविड के केसेस बहुत कम आ रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट होने के बावजूद भी करीब करीब 2400 के आसपास पूरे प्रदेश भर में कोरोना के नए पेशेंट प्राप्त हुए हैं। लेकिन अभी पूरे प्रदेश भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में या घरों में इलाज करा रहे हैं। हमें लगता है उनकी संख्या करीब 50,000 के आसपास है। तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संभावना तो ये है कि 1 जून से महाविद्यालय खुलेगा, लेकिन वो खुलते ही समर वैकेशन हो जाएगा या फिर बीए थर्ड ईयर और एमए फाइनल की परीक्षाओं के लिए जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय और राज्य सरकार अभी कुछ निश्चित नहीं कर सके हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों को हम बहुत ऑथेंटिकली कुछ कह नहीं सकते कि तुम्हारी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि कोविड के केसेस लगातार तेजी से घट रहे हैं, इसलिए जो 3 कुलपतियों की समिति ने सिफारिश की है और सरकार को अपनी सिफारिश सौंप दी है, उस सिफारिश में उन्होंने यही कहा है कि बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 और एमए प्रीवियस की परीक्षाएं ना ली जाएं, इनके छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। फाइनल ईयर की परीक्षाएं ली जाएं और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं ली जाएं। जहां पे सेमेस्टर प्रणाली है वहां पर सेमेस्टर की जो फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो ली जाएं। तो ऐसे में तुम लोग अभी फिलहाल प्रमोट होते लगते हो, लेकिन पढ़ाई का भी सरकार ने नियम भेजा है कि बीच में विद्यार्थियों को किसी तरह का डिप्रेशन ना होने पाए। कोरोना के कारण जो घरों में लोग बैठे हैं उन लोगों को कुछ हम अध्ययन की सामग्री प्रस्तुत करते रहें, इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखी जाएं। तो बहुत सारे कॉलेजेस अपने यहाँ बहराइच में और प्रदेश में ऐसे हैं जो ऑनलाइन का क्लासेस नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन तुम लोग खुशकिस्मत हो कि किसान पीजी कॉलेज बहराइच के स्टूडेंट हो, जहाँ पर एक योग्य प्राचार्य हैं, योग्य प्रबंध तंत्र है। उन लोगों ने ये व्यवस्था की है, सभी टीचर्स को रिक्वेस्ट किया है, बल्कि आदेशित किया है कि आप सभी लोग अपने क्लासेस लें। तो तुम लोगों को भी चाहिए कि इसमें अधिक संख्या में उपस्थित रहो और इसमें जो कुछ भी हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे मेरे क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वास्तव में वो पहले भी तुमने पढ़ लिया है। किसी न किसी क्लास में इस चैप्टर को तुम पहले भी पढ़ चुके हो। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि जब कभी व्यक्तित्व की चर्चा हम करें या बुद्धि की चर्चा करें तो बुद्धिलब्धि क्या है इसको तुम्हें पढ़ के आना चाहिए। पहले से जो पढ़ाया गया है उसके बारे में नॉलेज है तुमको। इसके बावजूद जब मेरी क्लास होती है तो आपको केवल प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न करके आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेरी करते हुए अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। इस टाइम का इस तरह से उपयोग करो, जहां तक संभव हो सके आपको बेहतर से बेहतर जो उस चैप्टर से जुड़ी हुई जानकारियां हैं, जो कुछ रह गया है। जैसे मैंने तुमसे बहुत पहले भी कहा था कि शिक्षा शास्त्र में एक चीज होती है, उसको कहते हैं पृष्ठपोषण या फीडबैक। तो ये एक तरह से फीडबैक कक्षाएं हैं या रेनफोर्समेंट जैसा कुछ है। इसमें जैसे कहीं कुछ चीज रह गया
पहले तो तुमने पढ़ा है, लेकिन उसमें जो कुछ रह गया उसको तुम्हारी क्वेरीज जो हैं उसको इस क्लास में तुम्हें शांत करना चाहिए। तो मेरी अभी फिर से तुम लोगों से यही कहना है कि जैसे व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व में अब हम व्यक्तित्व की दो चीजें इसमें पढ़ना है। तुम्हारे यहाँ कोर्स में व्यक्तित्व की दो बातें हैं। एक ये कि व्यक्तित्व क्या है, और दूसरा ये कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो केवल इन दोनों बातों पर हमें डिस्कस करना है। तो तुम अगर चाहो तो इसको, व्यक्तित्व को नेक्स्ट टाइम पर ठीक से पढ़कर आओ, और उसमें जो सवाल तुम्हें बनते हैं उन सवाल जवाब को यहाँ के लिए रखो। जो कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न हैं वो पूछो। जो उस तरह के प्रश्न हैं ज्ञानात्मक से संबंधित प्रश्न हैं, उस वो तो तुम्हें किताब से भी मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ पे जटिलता है, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि ये केवल टीचर इसको सॉल्व कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, तो उस तरह की जो समस्याएं हैं उसको आप यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कल की कक्षा जो थी बुद्धि लब्धि, उसमें एक कंफ्यूजन था, किसी ने हमें भेजा था, पता नहीं वो आज क्लास में है या नहीं है। वो उसने एक प्रश्न भेजा था जो तुम लोगों को भी शायद दिखा होगा। किसी किसी क्लास में, किसी किसी गाइड बुक में या किसी किताब में शैक्षिक लब्धि की भी चर्चा की गई है। शैक्षिक लब्धि, कल हम लोग भावनात्मक लब्धि की बात कर रहे थे। EQ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। लेकिन EQ का एक और भी पक्ष है, एक और भी शब्द के संदर्भ में EQ का इस्तेमाल होता है, और वह है शैक्षिक लब्धि। शैक्षिक लब्धि और संवेगात्मक लब्धि, दोनों में फर्क है। हालांकि दोनों को EQ कहते हैं। इमोशनल को भी ई से शुरू करते हैं और एजुकेशनल को भी ई से शुरू करते हैं। तो एजुकेशनल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट, जब हम इमोशनल कोशेंट की बात करते हैं तो इमोशनल कोशेंट में बुद्धि लब्धि के सूत्र में संवेगात्मक आयु रखते हैं। संवेगात्मक आयु को शारीरिक आयु के साथ अनुपात ज्ञात करके 100 से गुणा करते हैं। और जब हम शैक्षिक लब्धि की बात करते हैं, एजुकेशनल कोशेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर सूत्र बदल जाता है। यहाँ पर जो अनुपात होता है वह अनुपात होता है शैक्षिक आयु और शारीरिक आयु का अनुपात, और उसमें 100 से गुणा। तो शैक्षिक लब्धि शैक्षिक आयु के साथ निकलती है, संवेगात्मक लब्धि संवेगात्मक आयु के साथ निकलती है। तुम्हारे कोर्स में संवेगात्मक बुद्धि है, तुम्हारे कोर्स में शैक्षिक बुद्धि की चर्चा कोर्स में नहीं है। तो कोर्स में बुद्धि लब्धि है और संवेगात्मक बुद्धि है, इसलिए कोर्स में पढ़ाते समय तुम्हें IQ और EQ पढ़ाया गया है, और यह जो EQ है वह इमोशनल कोशेंट है। लेकिन अगर तुम्हें किसी क्लास में कभी पेपर में ये पूछा गया है तो उसको भी तुम्हें तैयार रखना चाहिए। शैक्षिक लब्धि के लिए अगर तुम चाहो तो नोट कर लो, शैक्षिक लब्धि एक ऐसा अनुपात है जो शैक्षिक आयु और शारीरिक आयु के बीच होता है, जिसमें 100 से गुणा करने पर शैक्षिक लब्धि या EQ एजुकेशनल कोशेंट प्राप्त होता है। तो एजुकेशनल कोशेंट बराबर शैक्षिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100, ये इसका सूत्र होगा। और रक्षिता, अगर हम कहें कि इसमें संवेगात्मक लब्धि या इमोशनल कोशेंट का सूत्र क्या होगा, तो तुम क्या बताओगी? सर EQ इक्वल टू संवेगात्मक आयु अपॉन मानसिक आयु गुणे 100। नहीं, संवेगात्मक आयु अपान शारीरिक आयु, मानसिक आयु इसमें नहीं होगा। सर कंफ्यूज हो गई। फिर से बताओ, आराम से, कंफ्यूज मत हुआ करो, बिल्कुल आराम से बताया करो। फिर से बताओ। सर EQ इक्वल टू संवेगात्मक आयु अपॉन रियल एज मतलब शारीरिक आयु और इक्वल टू 100 गुणे 100, इक्वल टू 100 नहीं, गुणे 100।
मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अमित, तुम्हें क्लियर है? जी सर। तो इस चैप्टर से आगे निकले, कोई समस्या किसी को? नो सर। जब शैक्षिक लब्धि की बात हम करते हैं तो यहाँ पर मानसिक आयु की जगह शैक्षिक आयु हो जाएगा। जब संवेगात्मक लब्धि की बात करते हैं तो यहाँ पर मानसिक आयु की जगह संवेगात्मक आयु हो जाएगा। बस इतना ही परिवर्तन होना है। बाकी IQ, EQ और दूसरी EQ की डिफिनीशंस तुम लोग अच्छे से अपने तरह से बना सकते हो। कोई दिक्कत होगी तो पूछना। अब तुमको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक PDF बनाना। तुम कुछ नहीं करती हो रक्षिता, तुम बिल्कुल एकदम दिन भर केवल घूमती टहलती रहती हो, अनाज बांटती हो और तुम कुछ नहीं करती। इसलिए स्पेशली तुमको और सबको कह रहा हूँ कि सर करते हैं, लेकिन सर PDF बनाना नहीं आता है। PDF बनाना सीख लेना। PDF बन जाता है, PDF बनाना सीखो। कैसे PDF बनाया जाता है, कुछ उसमें नहीं करना होता है। जब तुम उसको सेव करती हो किसी चीज को, तो वो सेव होते समय पूछता है कि PDF या वर्ड किस में आप सेव करना चाहते हैं, तो उसमें PDF का ऑप्शन ले लोगी तो वो बन जाएगा PDF। तो नहीं PDF बनाना है तो ना बनाओ, तुम नॉर्मली भेज दो ऐसे ही। लेकिन जो भी फोटो खींचो वो अच्छे से कैम स्कैनर या स्कैनर की सहायता से खींच के साफ साफ उसको भेजो। एक पेज में तुम्हें या 2 पेज में IQ की परिभाषा और सूत्र, EQ की परिभाषा और सूत्र और दूसरे EQ की परिभाषा और सूत्र सबको लिख के भेजना है मुझे। मतलब बुद्धि लब्धि का सूत्र, फिर उसके बाद शैक्षिक लब्धि उसका सूत्र, फिर उसके बाद संवेगात्मक लब्धि उसका सूत्र। ठीक है, हमें भेजना है सबको। आज का होमवर्क यही है। और आज हम कल भी शुरू ही कर पाए थे और समाप्त हो गया था क्लास। आज भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी अब कल संडे है, उसके बाद हम बृहस्पतिवार को मिलेंगे और तब तक हो सकता है लॉकडाउन खुल चुका रहे, फिर देखा जाएगा क्या होता है। हम व्यक्तित्व शुरू करें इसके पहले तुम लोगों से सवाल चाहते हैं कि व्यक्तित्व से संबंधित कोई सवाल हो तो बताओ। सर इसके कारक को सर एक बार समझा देते। नहीं, कारक तो बाद में आएगा, पहले व्यक्तित्व क्या है इस पर चर्चा होगी। जी डेफिनेशन इसका बताइए सर। देखो, व्यक्तित्व जो है विद्यार्थियों, व्यक्तित्व जो है वो एक तरह से एक ऐसी परिस्थिति है किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तित्व की कल्पना है, वह एक ऐसी कल्पना है जिसमें हम उसके शारीरिक और मानसिक और सामाजिक और पूरे सारे गुणों का, जो भी उस व्यक्ति के अंदर सारे गुण हैं, उन सबका सम्मिलित स्वरूप देखते हैं। व्यक्तित्व एक तरह की प्रतिकृति है, किसी व्यक्ति की प्रतिकृति है, किसी व्यक्ति का एक तरह से ऐसे समझ लो छाया है, किसी व्यक्ति की आइमा है जो उसके साथ प्रकट होती है। व्यक्तित्व एक ऐसा गुणों का सम्मिश्रण है जिसमें उसकी झलक दिखती है। जो भी व्यक्ति है, व्यक्तित्व के माध्यम से उस व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक पक्षों की झलक दिखती है। ये एक तरह से कह लो कि ये विशुद्ध रूप से मेरी डिफिनीशन हो गई। इसको कहीं नोट भी कर लो। मैंने पहले कुछ नहीं सोचा था, अभी आया ये कि व्यक्तित्व एक ऐसी झलक प्रस्तुत, व्यक्तित्व के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की एक ऐसी झलक प्रस्तुत करती है जो उसके मानसिक, शारीरिक, आंतरिक और बाह्य गुणों को इस माध्यम से प्रकट करती है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों के सम्मिश्रण को प्रकट करने वाली एक झलक है। ठीक है, तो तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, तुम्हारे व्यक्तित्व जब हम नाम लेते हैं अमित मौर्य, अगर हम नाम लेते हैं अमित मौर्य, तो अमित मौर्य का चेहरा मेरे दिमाग के सामने आता है। और हम जब नाम लेते हैं आयशा, तो आयशा का चेहरा हमारे दिमाग में आता है।
तो इसका मतलब कि व्यक्तित्व तो जो आयशा का है बस उनका चेहरा है, या अमित का जो है वह उसका चेहरा है, या हिमांशी या रक्षिता का या दीक्षा का जो व्यक्तित्व है वह केवल उनका चेहरा है, या तुम जब मेरे बारे में सोचते होगे तुम लोग, तो मुझे जैसे स्क्रीन पर इस समय देख रहे हो, सिर्फ वही क्या व्यक्तित्व है? व्यक्तित्व को समझने के लिए इस बात पर बहुत बल देना होता है कि जो दिखता है क्या सिर्फ वही व्यक्तित्व है? वह तो हमारा शारीरिक व्यक्तित्व है, ठीक है, या कह लो कि व्यक्तित्व का एक पक्ष है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं आयशा? सुन पा रही हो मेरी आवाज? यस सर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर क्या? कि जो जो दिख रहा हूं मैं, वो व्यक्तित्व का केवल एक पक्ष है। वास्तव में यह मेरा व्यक्तित्व नहीं है, या ये मेरा व्यक्तित्व का पूरा पूरा पक्ष नहीं है। ये बात सच है कि जो मैं दिख रहा हूं स्क्रीन पर मैं उतना ही हूं? नहीं सर, व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष होते हैं। शारीरिक पक्ष होता है जो इंसान दिखता है बाहर से, इसके अलावा मानसिक पक्ष भी होता है जो उसका दिमाग या बुद्धि होता है। अच्छा चलो ठीक है, मतलब जैसे तुम हो, तुम अगर बौद्धिक पक्ष। तुम अगर मान लो अभी स्क्रीन पर आ जाओ, तुम्हारा चेहरा दिखने लगे, तो सब लोग कहेंगे कि ये आयशा है, ठीक है। तो जी सर। आयशा यहाँ पर क्या है, इस जगह पर क्या है? दीक्षा, या तुम दीक्षा इस समय इस क्लास में तुम क्या हो? इस क्लास में तुम क्या हो? इस क्लास में इस वक्त हम एक स्टूडेंट की जैसे हैं। वेरी गुड, शाबाश। अब जब तुम क्लास छोड़कर घर जाओगी, मतलब क्लास तुम्हारी पूरी हो जाएगी, फिर तुम क्या हो जाओगी? अब ये किसी भी क्षण क्लास समाप्त हो जाएगी क्योंकि टाइम हो चुका है। नेक्स्ट टाइम पर हम लोग बात करेंगे, तो तुम लोग घबराना मत, खत्म हो गई तो खत्म हो गई। लेकिन बताओ दीक्षा,